नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने बलबूते तो फिर वहीं मेघालय और नागालैंड में गठबंधन सरकार में शामिल है। इन 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए नए समीकरणों को तलाश रही है। क्या है राजनीतिक समीकरण और सत्ता वापसी? क्या बीजेपी के लिए होगी चुनौती? होगी सियासी दलों से विशेष चर्चा न्यूज नाइट में। साथ ही बताएंगे केरल में G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का एजेंडा, प्रधानमंत्री की 1 दिवसीय कर्नाटक यात्रा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे करेगी मजबूत। होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों के साथ। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के लिए बजी विधानसभा चुनाव की रणभेरी। त्रिपुरा में 16 फरवरी तो मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे। लागू हुई आदर्श आचार संहिता। तमाम दलों ने किया चुनाव की घोषणा का स्वागत। पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, ऐसे आयोजन क्षेत्रीय प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने में निभाते हैं अहम भूमिका। खेलों के लिए सरकार के कदमों का किया उल्लेख। कहा, स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी हो रहा है प्रयास। कल कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए से भी अधिक और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का होगा शिलान्यास एवं उद्घाटन। मुंबई में मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केरल में शुरू हुई G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की 3 दिन की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने किया उद्घाटन। कहा, स्वास्थ्य G20 एजेंडे का अभिन्न हिस्सा। स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के साथ ही दवाओं के क्षेत्र में आपसी सहयोग और डिजिटल स्वास्थ्य पर हो रही है चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने थामा बीजेपी का दामन। कहा, पीएम मोदी की नीतियों और विकास मॉडल से प्रभावित होकर भाजपा में हुए हैं शामिल। राज्य के विकास के लिए करेंगे काम। मालदीव की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ ही द्विपक्षीय मुलाकात। कई समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान। एस जयशंकर ने कहा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत देगा 100 मिलियन की अतिरिक्त मदद। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन में बड़ी दुर्घटना। राजधानी कीव में स्कूल पर गिरा हेलीकॉप्टर। गृह मंत्री डेनिस मोनास्तिस्किर और 2 अन्य मंत्रियों समेत 18 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने इस हादसे में साजिश की संभावना से नहीं किया इनकार। हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने दी मेहमान टीम के 250 रनों की चुनौती। शुभम गिल ने ठोका शानदार दोहरा शतक, खेली 208 रनों की पारी। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारी में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज। न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाई। चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावी बिगुल बज गया। तीनों राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव होना है। तीनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। 2 मार्च को तीनों राज्यों में मतगणना होगी। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए बताया कि तीनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। आयोग ने बताया कि त्रिपुरा में नामांकन 21 जनवरी को लागू होगा। नाम वापसी की तिथि 2 फरवरी है, जबकि मतदान 16 फरवरी को होगा। और मेघालय, नागालैंड में नामांकन 31 जनवरी को लागू होगा। नाम वापसी की तिथि 10 फरवरी रखी गई है, जबकि मतदान 27 फरवरी को होगा। तीनों राज्यों के चुनावों के नतीजे 2 मार्च को आएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की भागीदारी ज्यादा है। तीनों राज्यों में महिला वोटरों का शेयर भी बढ़ा है। These three states have set this example of, as you are seeing, a female voter turnout of 86% as against 81 of male in Nagaland, 87% as against 83 in Meghalaya, and 91% in Tripura as against 87 in Tripura. तो इन सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में ज्यादा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में कुल 2.28 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जबकि 80 से अधिक की उम्र के मतदाताओं की संख्या 97,000 है। There are 2.28 lakh voters who have been added in these three states, and as per the roll published, there are 97,000 voters who are 80 plus, and there are 31,700 voters who are PWDs. And 100 plus voters number is 2,600. And we have given great emphasis for inclusion of these voters. तीनों राज्यों में चुनावों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हम लोग की तरफ से तैयारी एकदम बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल से अभी जितना सीट हम लोग को 2018 में मिला है, इससे ज़्यादा ही सीट मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से सब तैयार है और हमारा पार्टी हमेशा 365 डेज काम करते हैं। We are prepared. Our people on the ground, at the grassroots, especially the area units, we call it the assembly constituencies, the divisions, the state unit at the state level, we all are prepared to face the electorates. तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर मतदाता जागरूकता के चलते मतदान का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। चुनावी वर्ष 2023 के पहले 3 राज्यों के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। ये चुनाव 2 तारीखों में संपन्न कराए जाएंगे। देखना होगा कि इन राज्यों में चुनावों के दौरान मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा होता है। कैमरामैन कुलदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद किस तरह के हैं राजनीतिक समीकरण, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां किस तरह से अपना दमखम झोंकेंगी इन 3 राज्यों में, इस पर होगी विस्तार से चर्चा न्यूज नाइट के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। बैठक में 3 मुख्य प्राथमिकताओं, स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बचाव और निपटने की तैयारी, औषधि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर चर्चा होगी। बैठक में G20 सदस्य देश, विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही भारत में इससे संबंधित बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। समूह देशों को सभी राज्यों की विविधता और संस्कृति से अवगत कराने के लिए भारत के हर कोने में G20 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरुआत हुई। वहां पारंपरिक तरीके से विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य G20 एजेंडे का अभिन्न हिस्सा है और कोरोना महामारी के संकट के दौरान G20 देशों ने सभी के लिए अच्छे और न्यायसंगत स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया। Our agenda must be to respond together each time the threats emerge. We must align ourselves with emerging scientific evidence and diversify our capacities and capabilities and strengthen our early warning systems. वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। उन्होंने साथ ही जोर देते हुए कहा कि आप उस भूमि में हैं जहां आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। You are in a land where Ayurveda originated and practiced in its purest form extensively. Your visit cannot be complete if you have not encountered or experienced Ayurveda. Literally, Ayurveda translates to science of life, the
practice of Ayurveda includes use of herbal medicines, massage therapy, and dietary changes to maintain or restore perfect balance in the body. खास बात यह है कि 3 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से 3 प्राथमिकताओं पर बल दिया जा रहा है, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया व दवाओं के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने की जरूरत समेत डिजिटल स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। वहीं बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। इससे पहले बैठक से इतर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और वी मुरलीधरन समेत अन्य प्रतिनिधियों ने शिरकत और इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य कार्य समूह की 4 बैठकें और एक स्वास्थ्य मंत्री स्तर की बैठक हुई। आयशा खानम और जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। पहले वायु प्रदूषण तो अब यमुना प्रदूषण के मसले पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। पहले सदन के अंदर और फिर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार से पूछा कि केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए आप सरकार को जो 2500 करोड़ दिए वो कहां गए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तीसरे दिन भी विधानसभा में घमासान हुआ। बुधवार को मुद्दा रहा यमुना में प्रदूषण का। प्रदूषण और यमुना में गंदगी को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ने भाजपा विधायकों को मार्शलों द्वारा दिल्ली विधानसभा से बाहर करवा दिया। इस पर बीजेपी के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए और यमुना के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। ये लोग अपने हाथ में यमुना के गंदे पानी की बोतल लिए हुए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यमुना के गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी ने कहा कि मोदी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ये यमुना जी का जल है जो पिछले 8 साल में जिसमें प्रदूषण की मात्रा दुगनी हो गई है। हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल का प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिजली, सड़क, पानी और ये जो जीवन की जो जरूरी चीजें हैं, इनको छोड़ के केजरीवाल जी फिनलैंड जाने की जो बार बार रट लगाए हुए हैं। हमारा कहना यह है, दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता से संबंधित चीजों के ऊपर बहस हो, जिससे लगातार केजरीवाल जी भागते हैं। बीजेपी के विरोध का बड़ा कारण वो रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ है कि यमुना नदी में बीते 2 साल में प्रदूषण का स्तर दोगुना हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उपराज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यमुना जो है पिछले 8 सालों में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है 200% ज्यादा जहरीली हो गई है और यही पानी हम दिल्ली के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं और दिल्ली के ज्यादातर लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। और जो किसान इस जहरीले पानी से सब्जी उगा रहे हैं वह सब्जी भी खाने के लायक नहीं है। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, ये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है और ये एनजीटी की रिपोर्ट है। उधर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने रिश्वत में मिली नोटों की गड्डी दिखाई, जिसके बाद हंगामा मच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के ही अस्पताल में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के एवज में पैसे लेकर बड़ा खेल करते हैं। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूँ, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूँ। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आप विधायक से पूरे मामले में लिखित शिकायत और सबूत देने को कहा है। उन्होंने कहा कि वो इसे विधानसभा की पिटीशन कमेटी को जांच के लिए भेजेंगे। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है,
लेकिन जब पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार के संचालित अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो मामला गंभीर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनप्रीत सिंह ने कहा कि एक समय था जब पंजाब हिंदुस्तान का चांद हुआ करता था, लेकिन आज पंजाब पिछड़ रहा है। इसलिए अगर कोई पंजाब को पटरी पर चढ़ा सकता है तो वो पीएम मोदी और उनकी टीम है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Langon pe Spartaldan pe gyal kapi Sondo soso jani serce na sosyas pe skitsalbi Rikshum chos luk soso inna Kyagar yulir gyudzin Gargal capucento Spartaldan perewai Ladami mascuni Shmina solvamos lami Kyagara me gyaldar Tus gyums dan polusi Rijaldo sunchadar Tundes beji gyuri Kyagara me galdar Tus diums dan polusi Rijaldo sunchadar Tundes beji gyuri Yaga style yürüyüşü Gel yürüyüşü Ladas gel yürüyüşü Style yürüyüşü Yaga style yürüyüşü Gel yürüyüşü
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। ये खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती जिला और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करती है। इसके साथ ही खेल को करियर के एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल एक साधना और तपस्या है जिसमें वो अपने आप को तपाता है। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों के प्रति किए जा रहे कार्यों पर कहा कि बीते 8-9 सालों में खेल के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया गया है। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को कर्नाटक का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। राज्य के लिए सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं से संबंधित तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सूरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 2 खंड जो कुल 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार होंगे, उनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा और दूरी चेन्नई सूरत की दूरी को 1600 किलोमीटर से घटकर ये 1270 किलोमीटर की हो जाएगी। कर्नाटक की मंत्री कुल 10,800 प्रधानमंत्री के कल के कर्नाटक दौरे के बारे में रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान उनके विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने मनादू पहुंचने पर उनका स्वागत किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने मालदीव में 45 प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से 23 को पूरा कर लिया है। विदेश मंत्री ने साथ ही सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन के मालदीवियन रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा भी की। विदेश मंत्री ने साथ ही हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास परियोजना और 4,000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण की भी सराहना की। उन्होंने साथ ही कहा कि ये परियोजनाएं मालदीव में विकास और रोजगार लेकर आएंगी। As the Hanimadu airport commences in the north, we are also privileged to be a partner, of course, in another very ambitious project in the capital. Construction of 4,000 social housing units at Holmhale is also progressing well, and I believe that too will contribute to meeting the needs of the Maldivian people. This project, when completed, will actually transform the lives and livelihood of all the people in the north of Maldives. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फिक्की द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने देश सेवा के प्रति सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने विचारों से बहुत आगे थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म अकेले नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ भारत के नव स्वाभिमान का भी जन्म हुआ था। भारत के एक नए सैन्य कौशल का जन्म हुआ था। आगामी 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस मनाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में याद करने की यह नेक पहल की है। नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने ऐसे सपने देखने का साहस किया जो उन लाखों असहाय लोगों के लिए मृत तृष्णा जैसा था। सुभाष चंद्र बोस न केवल क्रांतिकारी विचारों के नेता थे, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने समकालीनों से बहुत आगे थे। प्रधानमंत्री मुंबई में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है, और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 MLD की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबई कर आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबई कर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6,100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे हैं वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे हैं, और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे हैं, जिससे कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला MV गंगा विलास क्रूज अपने सफर के क्रम में मुंगेर पहुंच गया है। यहाँ विदेशी सैलानी किनारे पर उतरे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सैलानियों ने ई-रिक्शा की सवारी की और योगाश्रम गए। साथ ही सैलानियों ने स्थानीय बाजार का भी दौरा किया और स्थानीय पकवानों का लुत्फ उठाया।
एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज बिहार के मुंगेर स्थित बाबुआ घाट पहुंचा। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। मानो बाबुआ घाट पर सैलानियों के स्वागत में पूरा मुंगेर उतर आया। क्रूज के सैलानियों ने मुंगेर के सुप्रसिद्ध योग संस्थान का दौरा किया। इसके बाद सैलानी मुंगेर के स्थानीय बाजार घूमने निकले। मीर कासिम के किले के इतिहास को समझा और साथ ही स्थानीय पकवानों और परिधानों के बारे में भी जानकारी जुटाई। We visited the yoga center. That was very interesting to see, and I think that's something also for Europeans to come here and enjoy. After that, we visited the fort, which is unique to see for us as well. We don't have forts like this. सैलानियों ने अपने अनुभवों को तस्वीरों में कैद किया और लोगों से भी संवाद किया। इसे देखकर स्थानीय प्रशासन से लेकर निवासियों में भी खासा जोश देखने को मिला। काफी उत्साह है लोगों में और इससे जो है कि नहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये एक मुंगेर हमारा जो है कि एक पर्यटन केंद्र भी है, तो निश्चित रूप से इससे जो है कि नहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का उद्देश्य भी इसी यात्रा के जरिए जलमार्ग से पर्यटन का नया मार्ग खोलना है, जिससे रोजगार के भी कई मौके स्थानीय स्तर पर तैयार होंगे। मुंगेर के बबुआ घाट में जो सैलानी हैं एमवी गंगा विलास क्रूज के, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो योगाश्रम है उसको यहाँ पे घूमा और उसके अलावा यहाँ के बाजार का भी उन्होंने पूरा विजिट किया है और काफ़ी खुश देखने को मिले। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्हें भी ये उम्मीद जगी है कि इस प्रकार से अगर सैलानी आते हैं तो उनके यहाँ भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, मुंगेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगों का डिजाइन मांगा है। लोगों में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त।
इसलिए मेरी मानो आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 8 साल में बीजेपी 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में अपना जनाधार लगातार बढ़ा रही है। इसी का नतीजा है कि फिलहाल यहां के 6 राज्यों की सरकार में उसकी हिस्सेदारी है। इसमें से असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में अपने बलबूते बीजेपी सरकार चला रही है। वहीं मेघालय और नागालैंड में गठबंधन सरकार में शामिल है। आज 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। इन 3 राज्यों में सत्ता पर है भारतीय जनता पार्टी। कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर एक बार फिर सत्ता में वापस आना, साथ ही साथ विपक्षहीन नागालैंड में और त्रिपुरा में किस तरह से वाम दलों के लिए एक बड़ी चुनौती ये चुनाव है, इस पर चर्चा करेंगे। विशेष आज का है उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में बजी चुनावी रणभेरी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। रोहित चहल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। सुजाता पॉल जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश चंद्र वार्ष्णेय हैं, सदस्य सीपीआई, और हमारे साथ आर राजा गोपालन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राजा गोपालन जी, आज आप ही से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इन 3 राज्यों में जिस तरह से देखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है। त्रिपुरा में 25 साल के वाम के शासन को एक तरह से खत्म करते हुए सत्ता में काबिज है। कितना बड़ा चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा, या फिर कांग्रेस और वाम दलों के लिए जो अपनी जमीन को तलाशने का, क्या आपको लगता है पूर्वोत्तर में ये आखिरी मौके के तौर पर रहेगा 2024 से पहले? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर चुनाव का सीरियसली लेते हैं। कॉरपोरेशन चुनाव हो, अन्य पार्लियामेंट चुनाव हो, एनीथिंग, उनके लिए अच्छा सा स्ट्रक्चरल डिबेट करते हैं। उसके अलावा मैडम जी, पिछले 8 साल में 400 बार कम से कम ऑल यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न को किया है, दरकिनार किया है। 8 साल को पहले जो वो लोग विदेशी मानते थे नॉर्थ ईस्टर्न में, उसको अभी इंडिया में जोड़ा है। स्पेशली नागालैंड, त्रिपुरा प्लस मेघालय जो चुनाव आज अनाउंस किया है, विमेन वोटर्स अधिक है। मुझे लगता है विमेन वोटर्स का अट्रैक्शन के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव तो कठिन है, मुझे लगता है दोनों टाइप पर जो फाइट है, जगह मतलब जो बहुत ही टाइट फाइट है, लेकिन मुझे लगता है कोरोना का इंजेक्शन सब जगह पर गया है। अभी मोदी साहब ने रिसेंटली पोप से मिल करके आया है। कल मोदी साहब ने भाषण में, बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव भाषण में ये भी कहा है, हर भारतीय जनता पार्टी लोग कम से कम एक चर्च पे जा करके अडॉप्ट करके उनकी बहन दूर कर लीजिएगा। हम लोग विकास के चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस रूप में कम से कम आत्मनिर्भर भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कम से कम 8,000 करोड़ रुपया का फायदा मिला है। देयरफॉर मुझे लगता है कांग्रेस उधर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का जो रूप देखिए, कांग्रेस सीपीएम के साथ खड़ी है उधर, लेकिन केरला में दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आज भी जो केसीआर का जो प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस एंड सीपीएम इकट्ठा हो गया। सीपीएम का क्या रोल है पता नहीं लगता है। देयरफॉर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ये अंतिम चक्कर होगा, राउंड होगा कांग्रेस का। कांग्रेस 7 राज्यों में सफाई होने का उम्मीद भी है। जी दिनेश वार्ष्णेय जी, आप भारतीय जनता पार्टी को अछूत मानते थे और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो खासकर हालत ये हो गई है कि पूर्वोत्तर से एक तरह से वाम दलों का पूरी तरह सफाया हो गया। त्रिपुरा से बड़ा संकेत मिला और उस संकेत ने कांग्रेस और वाम दलों को पूरी तरह से, एक तरह से नागालैंड में तो विपक्षहीन नागालैंड इस समय है,
रितु जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको त्रिपुरा में वाम दल खत्म कैसे दिख रहे हैं। 42.8% वोट पिछले चुनाव में वामपंथी पार्टियों को पड़ी, 43 कुछ प्रतिशत वोट बीजेपी को पड़ी। पता नहीं कैसा चुनाव है, कैसा इलेक्शन कमीशन है कि इतनी बड़ी सीटों का अंतर हो गया। मेरी समझ पूरे विश्व में ऐसा अंतर पे आपने इलेक्शन कमीशन पे ही सवाल खड़ा कर दिया क्या दिनेश जी? पूरी बात बोलने दीजिएगा। फिर आप ही ने कहा ना कैसा इलेक्शन कमीशन है, इसलिए मैंने कहा। जी बताएं। अभी आपने राजा राम जी के पूरे अचीवमेंट सुने ना बीजेपी के थ्रू। जरा 2 सेकंड मुझे भी दीजिए। ईवीएम को भी बोलेगा रितुल जी, ईवीएम को भी अभी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी आएगा, देखते जाना। दूसरी बात है, यहाँ तक अगर आप कहेंगी कि बीजेपी पूरे पूर्वोत्तर में, एक मणिपुर में भी आपको पता है किस तरह से वो पहले सरकार में आए थे, किस तरह से तोड़फोड़ की थी। नागालैंड में इनकी 2 सीटें हैं, मेघालय में इनकी 3 सीटें, बाकी सीटें दूसरी। गठबंधन में सत्ता में तो मौजूद है ना, गठबंधन में सत्ता में भी मौजूद है। गठबंधन में सत्ता में वामपंथी पार्टियां भी कई राज्यों में। ये कह देना कि सिर्फ यही है, नहीं, और राज्यों में हम भी हैं, इसलिए ये कह देना नहीं। एक टाइम में ये भी 2 थे कुल, और कहां पहुंच गए, अभी फिर कम हो जाएंगे। जबरदस्त महंगाई है, जबरदस्त बेरोजगारी है। राजा राम जी द्वारा खूब सारे अचीवमेंट दर्शाए गए हैं, उसके बावजूद भी महंगाई और बेरोजगारी की मार से गोपालन नाम है मेरा नाम, तड़पा रही है, तड़प रही है, भूखी मर रही है। और सब जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम तो ये है कि किसी को नौकरी मिल ही नहीं रही है। और जहां तक त्रिपुरा की बात है, जब वामपंथियों का वहां पे राज था, हाईएस्ट यील्ड था पर एकड़ चावल का पूरे इंडिया में। 2200 किलो चावल उगता था 1 एकड़ में। अब बता दीजिए क्या है, कितनों को इन्होंने नौकरी दे दी त्रिपुरा में। दिनेश वार्ष्णेय जी, फिर 2018 में सत्ता से बाहर क्यों करा त्रिपुरा की जनता ने? आपने तो 25 साल में शासन बहुत अच्छा करा, और सिर्फ यही की बात नहीं, पश्चिम बंगाल में आपने बहुत अच्छा 35 साल का शासन करा, वहां की भी जनता आपसे रूठ गई। तो जनता रूठ क्यों जाती है? आप इतने बढ़िया काम करते हैं। ठीक है ऋतु जी, ऐसे है, मेरी बात सुनिए जी। त्रिपुरा में बंगाल पर तो मैं बाद में आऊंगा, त्रिपुरा में सुन लीजिए पहले। हाँ। त्रिपुरा में सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह की लेवल फील की है। हमारी अनुरोध होगा इलेक्शन कमीशन से इस बार कि धन और बल का वहां पे नियंत्रण रखें। दिनेश जी, इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से बताने की जरूरत है। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग आज से नहीं कर रहा। आप चुनाव हार जाएं तो आपका कहना है कि वहाँ कानून व्यवस्था नहीं सही थी, वहाँ ईवीएम नहीं सही था, वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं सही थी। लेकिन आप ये नहीं मानते कि त्रुटि कहीं आपकी पूरी विचारधारा में है, जिसको नकार दिया जनता ने। समस्या ये है। राजगोपालन जी आप। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी जब आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे। सर, जब आप चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है जिसने चुनाव कराया, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। बार पॉलिसी बदलता है कि पोस्टल बैलेट, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और वो भी नेशनल ब्रॉडकास्टर पे आके सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो नहीं सुना जाएगा ना सर। जो गलत आप कहेंगे वो गलत है। आप राजनीतिक पार्टियों पे टीका टिप्पणी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए, आप सरकार जी मुझे बुलाया, मैं बात जाऊं। जी राजगोपालन जी बोलिए। नहीं, अभी दिनेश वार्ष्णेय तो कम से कम चुप कराइए ना जी। दिनेश जी, आपने सबके सवाल उठा लिया, राजगोपालन जी को बोलने दीजिए। कर दिया, एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया सरकारी, नए सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए। क्या वहाँ पे बुरी हालत हुई है कोरोना के दौरान? ये दिनेश वार्ष्णेय साहब का साउंड कम कर देना मैडम। में तो क्या दिनेश वार्ष्णेय जी, आपने अपनी बात कर रही, राजा गोपालन जी को अपनी बात कहने दीजिए। जी राजा गोपालन जी, आप बोलिए, वो भी बोल ही रहे हैं, आप बताइए। दिनेश वार्ष्णेय साहब बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। ये इनकी त्रिपुरा सरकार में, क्या बोल रहे हो? इनका त्रिपुरा सरकार में क्या दूध फैल रहे थे क्या? क्यों उनको बरकरार किया है बीजेपी ने? बीजेपी कैसे आ गया है 25 साल में? 25 साल में क्या क्या लूटा? बहुत ही पैसा लूटा, करप्शन किया है। करप्शन के वास्ते माने सरकार कितनी कमी आई जनता को। मुझे लगता है आने वाले दिन में त्रिपुरा में बिल्कुल स्थिति अच्छा नहीं होगा। कम्युनिस्ट सफाई हो जाएगा, कम्युनिस्ट खत्म हो चुकी है नॉर्थ ईस्टर्न में। सुजाता जी, नागालैंड में इस समय विपक्ष है ही नहीं।
कांग्रेस नागालैंड में तो क्या जिसके साथ बीजेपी का क्या नहीं सहयोग भारत है, जोड़ो तो यात्रा क्या हम भारत भारत जोड़ो का नहीं यात्रा जो मानते। देश भर में चल रही है, आज हाल ही में हमने देखा किस तरह से पंजाब में भी कांग्रेस को छोड़ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में एक नई जान फूंक सकेगी? और पूर्वोत्तर जिसको कि गढ़ कहती थी कांग्रेस, आज पूर्वोत्तर से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। रितु जी, सबसे पहली बात तो ये जो राजा राम जी बातें कर रहे हैं ये बेसिर राजा पैर की गोपालन बातें जी, हैं। और जो बातें तो आप कांग्रेस कह का भी रहे नाम हैं, बदल ये देना। लोकतंत्र है, बीच में मत बोलिएगा, समझ में आया आपको? आराम से बात करिए सुजाता जी। सुजाता मैंने जी, उनके बीच में नहीं सुजाता बोला। जी, नहीं, आप उनको कहिए कि मेरे बीच में नहीं हाँ, बोलेंगे, ठीक वो है। किसी से भी किसी तरह आप से नाम बोलेंगे। ठीक से बोलिए ना, सुजाता मेरा नाम जी, ठीक से बोलिए। सुजाता जी तो उनका मैं नाम आपको राजा बता दूं गोपालन जी कि है और आप प्लीज जरा सा सभ्य भाषा राजा में गोपाल तेवर जी। को संयमित करके बात करें मैडम। नहीं नहीं, तेवर केवल इनके नहीं है, तेवर हमारे भी हो सकते हैं, इन्हें कहिए तेवर को संभाल के वो रखिए। आप राजनीतिक आते पार्टी हैं से नहीं है, पत्रकार है। पहली बात, खैर आप नहीं अपनी नहीं, वो बात रखें। पत्रकार नहीं है, आप अपनी पत्रकार बात नहीं रखिए, आप है। अपनी बात रखिए ठीक है? सुजाता जी, अपनी बात करें। आपने जो शुरुआत में बात कही बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विकासहीन, आपके मुंह से निकल गया, मगर विकासहीन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी कोalition में है, वहां पर साझा सरकार है। देखिए, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए, नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं। मैंने विकासहीन सरकार नहीं बोला था, विकासहीन सरकार नहीं बोला था सुजाता जी। सीधा बोल रही है, कांग्रेस का सुजाता खत्म जी, हो चुका है। आप चुप रहेंगे, बीच में क्यों बोलते हैं आप? कांग्रेस आप का है मैं नहीं, तो बोलिए, अरे आपके पास तो कुछ है नहीं बोलने के कम लिए। से कम सुजाता जी अपनी बात रखिए, अपनी बात के लिए मेरे शब्दों का सहारा ना ले। सुजाता जी अपनी बात रखिए, कांग्रेस की बात रखिए, मेरे शब्द का सहारा लेके आगे मत बढ़िए मैडम। आप अपनी बात रखिए। क्या करें जी, बोलिए, मुंह से जो शब्द अपनी निकला बात वो रखिए, मेरे काम अपनी आ बात गया। कहिए ना। अब जो महिला जी, देखिए अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना सही, आप पत्रकार कह रही हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री फोर्स से मिलकर आए हैं और चर्च में जाने को कह रहे हैं, मगर जब जाते हैं आप पंजाब तो कहते हैं कि भैया जो चर्च में जा रहा है वो गलत है। तो विकासहीन ये सरकार। सुजाता जी आपकी आवाज ही चली गई है। रोहित चहल मेरे साथ हैं। कांग्रेस का भी आवाज चलेगी, इनको भी आवाज चलेगी। बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर इस वक्त सरकार चल रही है, वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी का अंत समय शुरू हो गया है। वहां की पॉलिटिक्स पंजाब की पॉलिटिक्स से फर्क है। और महिलाओं के बारे में ये कह रहे हैं, अब चिंतित हो रहे हैं कि महिलाओं की तरफ जाओ। क्यों? वहां के पुरुष क्या वोट नहीं देंगे? भाई कितनी वहां पे पॉपुलेशन है, चेक कर लीजिएगा आप भी इस बात को, क्योंकि सच्चाई ये है कि वहां पर अगर आज बुरे हाल हैं तो केवल इनकी वजह से। ये सुजाता जी, नागालैंड में 2018 में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं आया, 13 में 8 विधायक थे और आज कहीं पे भी नहीं है विपक्ष में भी। ठीक है, त्रिपुरा में आप अपनी हालत जानती हैं, त्रिपुरा में और नागालैंड में और मेघालय में। हमारे साथ रोहित चहल भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। रोहित जी सवाल उठाए दिनेश वार्ष्णेय ने भी और सुजाता जी ने भी कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। अब हम ये जानना चाहते हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? 1 साल रह गया था, मुख्यमंत्री भी बदला गया है, क्या चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है? क्या एक मजबूत विपक्ष दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में? रितु जी, जहां तक देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात है, पहले नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से देखा जाता था, जिस तरीके से अभी राज गोपालन जी ने बताया, और आज लगातार 8 साल में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जब से लुक ईस्ट से लेकर आज एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की तरफ बढ़े हैं और एक्ट से नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट की पॉलिसी की तरफ। क्योंकि आज जिस प्रकार से अभी बताया कि 400 से ज्यादा बार जो केंद्रीय मंत्री है नॉर्थ ईस्ट जा चुके, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जब से प्रधानमंत्री बने 50 बार जब अब तक नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। वो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देने का काम लगातार मोदी जी की सरकार करी है, उसी का परिणाम है। जिस तरीके से त्रिपुरा हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहां की जनता है, वहां उनका आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से वहां पे चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, चाहे पावर की बात है, चाहे वो वहां पर 5G टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, चाहे कल्चर है, उन सबको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का, पुश करने का काम मार के बीजेपी की सरकार ने किया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ। आज जहां तक महिलाओं की अगर बात कर रहे थे, आज माओ को सम्मान देने का काम शौचालय बनाकर किया गया है। वहां पर पूरे अगर आप देखेंगे, माओ को सिलेंडर देकर उज्ज्वला योजना के तहत उनके आंसू पहुंचने का काम किया गया है। जब आवाज गैस नहीं बचती, ऐसा सिलेंडर है भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी बता दे सिलेंडर में गैस क्यों नहीं भरते? भारतीय जनता पार्टी ये बता दीजिए कि ये नई हाँ बिना राहुल गांधी के नाम के आपका खाना नहीं पकता, बिना राहुल गांधी के नाम का। अरे आपका आपके प्रधानमंत्री का ये गुजरात नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है। जाना पड़ता है आपको, चर्चों में जाना पड़ता है, ये हाल हो गया भाजपा का। हिंदुत्ववादी सरकार और जाना पड़ता है चर्च में। सुजाता जी आपकी बात को सबने सुना, दुम दबा के भागे। नहीं आपकी बात को सबने सुना। अब आप रोहित जी को अपनी बात वो महिला मोदी जी शक्ति को बताओ क्या हुआ है, हिमाचल में फोन कर रहे थे माननीय कि प्रधानमंत्री पार्टी जी को के मिल रहा है, साथ आओ, यही तकलीफ पार्टी हो का रही है विरोध मत करो, मगर आपको सुना नहीं दिक्कत किसी किसी चीज ने। की हो रही है। अब भाजपा आज वहाँ जाने पर वाली किस है प्रकार से क्योंकि भाजपा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, किस प्रकार से लगातार विकास हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आपका सुपड़ा साथ हो गया कांग्रेस पार्टी का, और आज आप लोगों को चोर मुसेरे भाई, चोर मुसेरे भाई कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को गठबंधन कर रहा है। सांप नेवले की तरह लड़ने वाले कांग्रेसी और कम्युनिस्ट आज वहाँ पे गठबंधन कर रहे हैं। और ये जो दिनेश वाजपेयी जी बैठे, अरे दिनेश जी 25 साल में काम किया होता तो सुपड़ा साफ नहीं होता बंगाल से। सुजाता जी जिस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के खिलाफ केरल में आप चुनाव लड़ते हैं, आप बंगाल में कहीं साथ हो जाते हैं, आप त्रिपुरा में साथ हो जाते हैं, आखिर आपकी सोच में भी तो सवाल है। इलेक्शन कमीशन से भी दिक्कत है, इनको आर्मी से भी दिक्कत है, इनको कोर्ट से भी दिक्कत है, इनको सीबीआई से। अरे सबसे दिक्कत क्यों है? संविधान राजगोपालन जी, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगी कि आप सुजाता जी और रोहित जी की आवाज को धीरे करें तो हम राजगोपालन जी से बात कर सकें। गांधी कमेटी छोड़ के नहीं भागना पड़ता सुजाता जी। आपके नेता राहुल गांधी वो भारत जोड़ो नहीं, भारत को समझने का काम कर। अभी तो भारत को रोहित जी कहा था आपके नेता ने। रोहित जी आपकी बात सुनी गई। राजगोपालन जी क्या आपको लगता है त्रिपुरा की जनता भी देखती है ये वही कांग्रेस है जो कभी विपक्ष और सत्ता पक्ष में रही और उसी लेफ्ट के साथ आज वो वहां पर है? तो क्या ये विचारधारा का जो घालमेल है ये जनता की भलाई है या अवसरवादिता है? सिर्फ त्रिपुरा में स्थिति कांग्रेस तो बिल्कुल खराब है, इसीलिए कम्युनिस्ट के साथ वो जोड़ा हुआ है। कांग्रेस का मुझे लगता है कम से कम 30 सीट में इन लोगों ने जो जोड़ना करने अलायंस कर रहे हैं। कांग्रेस त्रिपुरा में नहीं है, ऑल ओवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खत्म हो चुकी है, सफाया हो चुका है। ये हेमंत बिश्व शर्मा ने सबको खत्म कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में डॉक्टर मनमोहन सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो असम से, वो क्या किया है असम का। लेकिन कम से कम मुझे लगता है 400 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर्स विजिटेड, प्राइम मिनिस्टर ने 50 बार विजिट किया है। कम से कम नॉर्थ ईस्टर्न लोग ने अभी हम लोग इंडिया के साथ जोड़े हुए हैं करके सोच रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं था, कांग्रेस के रिजीम में ये लोग विदेशी मानते थे, अभी तो देशी मान रहे हैं। जी राजगोपाल जी 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 3 राज्यों के साथ होने जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या इन राज्यों में किसी तरह से राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस के साथ लेके आ पाती है, या फिर त्रिपुरा में जो एक गठबंधन होने जा रहा है वाम दलों और कांग्रेस का, क्या ये जनता को स्वीकार्य होगा? इस पर मोहर लगाएगी इन तीनों राज्यों की जनता। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप अपनी बातों को रखते रहें, जनता इसका जवाब देगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से।
लगता है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छत्तीसगढ़ के छात्र और अध्यापक पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्सुक हैं। दुर्ग के केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य ग्लोरिया मिज का कहना है कि प्रधानमंत्री के संवाद से बच्चों को परीक्षा के तनाव और डर से मुक्ति मिलती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे सभी को फायदा होगा। बच्चों को परीक्षा से संबंधित जो भय होता था, शंका होता था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। शिक्षक बहुत जोश में आ गए हैं, जोश के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं, हर तरह का उनका सपोर्ट कर रहे हैं और अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं। रिजल्ट में बहुत अच्छा फर्क हो रहा है। अभी सेकेंड प्री बोर्ड हो गया है, रिजल्ट में कम से कम 40% इम्प्रूवमेंट आया है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर सिमी पर लगाए बैन को जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया है। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन सिमी का मकसद राष्ट्रवाद को खत्म कर देश में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। हलफनामे में कहा गया है कि सिमी इस्लाम के प्रचार, जिहाद का समर्थन कर युवाओं को भड़काता रहा है। देश के संविधान और राष्ट्र की अवधारणा में उसका यकीन नहीं है। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई बड़ी बेंच से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, ऐसे में सॉलिसिटर जनरल का बड़ी बेंच से सुनवाई की मांग का औचित्य नहीं दिखता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दे दी है। नई दिल्ली में नागर विमानन और संस्कृति मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा दोनों मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव भी मौजूद रहे। समझौते के मुताबिक नागर विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया के 80 साल के वाणिज्यिक परिचालन में अलग अलग देशों से लाए गए दुर्लभ कलाकृतियों को संस्कृति मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया। इन दुर्लभ और अमूल्य धरोहरों में पेंटिंग, आर्ट वर्क शामिल हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो